हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को कवर किया था तथा उस काल के महत्वपूर्ण शासकों की भूमिका को देखा था, उसी का दूसरा पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। अब हम लोग मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था। तो मौर्यकालीन समाज जो था उसका प्रशासनिक व्यवस्था में वो प्रशासन का स्वरूप जो था वो केंद्रीकृत था। प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र का अनेक भागों में बांटा गया था, जिसे हम लोग तीर्थ कहा जाता था, जो निम्नलिखित थे। जैसे समाहर्ता, जिसको राजस्व विभाग का अधिकारी भी कहा जाता था। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। पन्याध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष था। सीता अध्यक्ष, जिसको राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार जनपद स्तर पर प्रदेष्टा नामक अधिकारी पूरे जनपद का कामकाज को संभालता था। वहीं प्रधान प्रदेशिका जो था वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था, जो मंडल का प्रधान होता था। और राजुक जो था वो भूमि का नाप जोख का कार्य करता था। और युक्ति जो था वो जिला अधिकारी के तौर पर एक जिले में, उस जनपद में कार्य करता था। और ग्राम स्तर पर प्रशासन का कार्य स्थानीय लोग ही करते थे, जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। और गोप और स्थानिक जो थे दो अधिकारी, वो ग्राम और जनपद के बीच मध्यस्थता तक कार्य करता था। इस तरह हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन का एक सामाजिक व्यवस्था अच्छे एक सुदृढ़ तौर पे था। वही हम लोग मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देखते हैं। तो मौर्य काल में जो था कृषि आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार थी, और दासों को भी कृषि कार्य में लगाया जाता था। भूमि पर राजा तथा कृषक दोनों को अधिकार प्राप्त थी। मौर्य काल के दो प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है, जिसमें राजकीय भूमि तथा निजी भूमि। मौर्य काल के आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार के व्यापार का चर्चा की गई है। मौर्य काल में सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के का प्रचलन था। सोने के सिक्के को स्वर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्के को कास्परन कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को मास्क कहा जाता था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था भी एक अच्छे दौर से गुजर रही थी। अब हम लोग मौर्यकालीन समाज को देखते हैं। तो मौर्यकालीन समाज की जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेख या स्तंभों से प्राप्त होती है। तो मौर्यकालीन में जो देखते हैं समाज में स्त्रियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, उन्हें बाहर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं था। और उस काल में दास प्रथा की भी विद्यमान थी, और कृषि कार्य में इसका उपयोग किया जाता था। और चाणक्य ने बाहर ना जाने वाली स्त्रियों के लिए अनिष्कासिनी शब्द का प्रयोग किया है। मौर्य काल में वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा आजीवक धर्म प्रमुख थे। मौर्य के सम्राट जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जैन अनुयायी थे, वहीं बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, और अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किंतु ये मतलब नहीं कि अन्य धर्म के प्रति उनका सहिष्णुता नहीं था, अन्य धर्म के प्रति भी वो सहिष्णु थे। मौर्य युग में सामान्य जन की भाषा जो थी पाली थी। संस्कृत भाषा को उच्च वर्ण तथा शिक्षित समुदाय की भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मौर्यकालीन समाज भी एक अच्छे दौर से गुजर रही थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के सामाजिक व्यवस्था को देखा। दोस्तों, अब हम लोग मौर्य साम्राज्य के पतन को देखते हैं। तो इतने बड़े साम्राज्य का पतन क्यों हो गया, इसका कोई एक कारण नहीं हो सकता है। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। उसके बाद के जो उत्तराधिकारी आए वो कमजोर साबित होने लगे। आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। दमनकारी शासन व्यवस्था ने जन्म लिया। अतः इन निम्नलिखित कारणों का मिला जुला असर, और इन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। तो इस प्रकार हम लोगों ने मौर्यकालीन समाज को देखा, उसके उत्थान को देखा और पतन को देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।